This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने आज टैक्स क्रेडिट का फुल फ्लेज क्वेश्चन करना है और ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये चैप्टर नंबर करता जाऊंगा, आती रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो देखना होता है वो इसमें ये है, इस क्वेश्चन की जो एक बेसिक चीज ये है कि इसके अंदर This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुहैब बेटा, ये जो म्यूट कर दिया करो फौरन, और अटेंडेंस को जो है ना वो अलाउ ना किया करो चैट में। ये सबको जरा म्यूट करना प्लीज। ओके सर। अच्छा जी, हम बात इसमें कर रहे हैं कि हमारा जो टैक्स क्रेडिट्स है, जो लोग हैं उनको टैक्स में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट से, उनके फुल टाइम होने से। ये आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है। इसके लिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपकी किताब में, क्वेश्चन 2.1 चैप्टर नंबर 2 का है ये। इसमें पहली चीज है हमारे पास, मिस्टर जी अ रेजिडेंट पर्सन फॉर टैक्स पर्पसेस रिक्वेस्टेड यू टू कैलकुलेट his tax liability from the following information. तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये हमारे पास जो है ना वो आ रहा है इसके अंदर। Taxable salary rupees 116 million as a full-time teacher from an approved non-profit educational institution। तो ये हमें इंफॉर्मेशन बता दी गई कि हमारे पास जो है ये एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है। ये मैं कलर चेंज कर लूँ इसका। अच्छा जी, टैक्सेबल अदर्स इनकम हमारे पास 2 मिलियन की है। टैक्सेबल बिजनेस इनकम फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री रुपीज 1.5 मिलियन। ये फॉरेन सोर्स इनकम वेयर मिस्टर जी पेड इनकम टैक्स ऑफ रुपीज 200,000। देयर इज नो टैक्स ड्यूटी। लेकिन ये बता दिया गया, अगर ये ना बताया जाए, ये वाली लाइन जो आपको नजर आ रही है, अगर ये एग्जाम में ना बताई जाए ना, तो आप इसको अज्यूम करना है कि टैक्स ड्यूटी नहीं है। तो बहरहाल इस क्वेश्चन में बता दी गई। ज़कात वाज डेबिटेड एट सोर्स 70,000। अच्छा, अब ये पता नहीं है कि कहाँ से डिडक्ट हुई है, तो लिहाजा इसको हम अलाउ करेंगे। He also paid zakat of rupees 230,000 to his relative। इसका कोई जो है वो ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि zakat must be paid under zakat and Fisher ordinance। Donation was paid by him rupees 110 to a private approved charitable institution in cash। ये आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने कहा था कि आपके कैश में पे नहीं कर सकते। फॉर विच ही हैज अ प्रॉपर रिसीट, बेशक उसके पास रिसीट है, लेकिन ये उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। He donated his household furniture to a government hospital। FMV is estimated at rupees this। इन काइंड आप दे सकते हैं तो इट्स ओके, इसके ऊपर हमें वो मिलेगा। He obtained a loan 3 years ago for the acquisition of his house। उसने घर के लिए एक लोन लिया था अंडर अ हाउसिंग फाइनेंस स्कीम फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक। ही पेड मार्कअप ऑन द लोन रुपीज 190। ये अमाउंट हमारे लिए रेलिवेंट है।
he purchased the following shares during the tax year. Shares of 650 of a private company as an original allotee. ओरिजिनल अलॉटी है लेकिन कंपनी प्राइवेट है, लिहाजा कंडीशन पूरी नहीं हो रही। शेयर्स ऑफ 2.06 मिलियन ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है, कंडीशन पूरी हो गई। एज एन ओरिजिनल अलॉटी, दोनों कंडीशन पूरी हो गई, तो इसके ऊपर हमें क्रेडिट मिलेगा। शेयर्स ऑफ 250 ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम हिज रिलेटिव्स, कंपनी लिस्टेड है लेकिन ओरिजिनल अलॉटी नहीं है, तो हमारे पास इसके ऊपर भी हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसके ऊपर भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ इन शेयर्स के ऊपर क्रेडिट वो मिलेगा हमें। अब देखिएगा, हमने सबसे पहले क्वेश्चन में फ्रेमवर्क सेट करना होता है कि मुझे जो डेटा दिया गया है वो क्या चीज है। सबसे पहले है सैलरी। देखिएगा, पहले मैंने पहुंचना है क्वेश्चन में टोटल इनकम तक। मेरी पहली चीज है इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या इस क्वेश्चन में सैलरी गिवन है? जी बिल्कुल गिवन है। दूसरा, क्या इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिवन है? आंसर इज नो, एग्जाम में लिखनी नहीं है। तीसरा, इसके अंदर हमें बिजनेस इनकम गिवन है, आई थिंक सो कि उसने हमें बिजनेस इनकम गिवन है और वो फॉरेन सोर्स इनकम है, बिल्कुल गिवन है। उसके बाद कैपिटल गेन्स हमारे पास नहीं गिवन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमारे पास मौजूद है, तो ये हम पहुंच जाएंगे टोटल इनकम के ऊपर। पहले फ्रेमवर्क को सेट करना है। पहले क्या कहा, तो आपने सेट करना है पहला स्टेप नंबर 1, टोटल इनकम तक पहुंचना, वो आपने पहुंचना है। उसमें बाद आपने सोचना है कि इसमें से क्या क्वेश्चन में डिडक्टेबल अलाउंसेस है या नहीं है, राइट, वहां तक आपने इसको देखना है। हम देखते हैं कि इसमें हमारे क्वेश्चन में ज़कात मौजूद है, जी बिल्कुल है। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट ऑन डेट है, जी बिल्कुल है, उसको भी हमने देखना है। अंडरस्टैंड? तो ये दोनों चीजें मौजूद हैं, तो हम आ गए टैक्सेबल इनकम तक। यहाँ पहुंच के आपने सोचना है क्या इसमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है क्वेश्चन में, अगर वो मौजूद हो तो वो भी यही माइनस कर देनी है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में कौन कौन सी इनकम हम पढ़ चुके हुए हैं? गोल्डन हैंडशेक, जोहेब बेटा ये इनका जो भी है माइंड आपके पास कंट्रोल है, म्यूट कर दिया करें। गोल्डन हैंडशेक हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैपिटल गेन्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी है और हमारे पास उसमें सिक्योरिटीज हैं, ये भी सेपरेट ब्लॉक की आइटम्स हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारे पास डिविडेंड इनकम है। मैं जरा ये इसकी हाईलाइट कर लूँ इसको। जी, तो हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड इनकम मौजूद है, जी बिल्कुल है, वो सेपरेट ब्लॉक की आइटम है। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट है, प्रॉफिट ऑन डेट, वो भी सेपरेट ब्लॉक की आइटम है। प्राइस बॉन्ड है, वो भी सेपरेट ब्लॉक में है। लॉटरी है, वो भी सेपरेट ब्लॉक की आइटम है। इसका रेट 15%, इंटरेस्ट का रेट भी 15%, प्राइस बॉन्ड का रेट भी 15%, लॉटरी का रेट 20%। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हमारे पास स्लैब रेट्स हैं। सिक्योरिटी का 12.5%, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का 10% और म्यूचुअल फंड्स का 10%। ये हमारे पास रेट्स मौजूद हैं। गोल्डन हैंडशेक ऑप्शनल है, ये हम चाहें तो इसको सैलरी में ऐड कर दें, पिछले 3 सालों की बेसिस के ऊपर इसको टैक्स करवा लें। तो ये मैंने आपके साथ एक रिवीजन भी आपको बता दी कि यहाँ पर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम अगर आपके पास मौजूद है तो वो भी माइनस होगी, ज़कात भी माइनस होगी, प्रॉफिट ऑन डेट भी माइनस होगा, ये वाली चीजें चलेंगी। चलें आगे सोचते हैं कि हमारे पास टैक्सेशन आ गई। टैक्स करते हुए आप सोचेंगे सैलरीड है, नॉन सैलरीड है या एओपी है। अब ये क्वेश्चन हमारा एओपी का नहीं है, बाकी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है। चलते हैं जी आगे। आगे हमारे पास आ जाएगा टैक्स में, क्या ये फुल टाइम टीचर इसमें है? बिल्कुल गिवन है। फॉरेन सोर्स इनकम गिवन है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट वो भी नजर आ रहा है इसमें। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, बिल्कुल है। उसके बाद डोनेशन इस क्वेश्चन में वो भी मौजूद है।
क्या इसके अंदर जो है वो कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव पेंशन फंड है? नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। एडवांस टैक्स नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब क्वेश्चन को ये देखेंगे ना कि टोटल स्टेप को ज़हन में रखें। नंबर 1 टोटल इनकम तक पहुंचना है, नंबर 2 टैक्सेबल इनकम तक पहुंचना है, नंबर 3 टैक्स लायबिलिटी तक पहुंचना है, फिर उसमें से एडवांस टैक्स माइनस करना है और आप टैक्सेबल इनकम तक पहुंच जाएंगे। इस तरह से इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है जी, मैं जरा कैलकुलेटर पकड़ लूं और फिर मैं आपसे इसकी कैलकुलेशन करवाता हूँ। नहीं, नहीं, अब देखिएगा कि क्वेश्चन को हमने कैसे एग्जाम में वो करना है। आप बेशक किताब खोल लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, नहीं जी, इसको भी हम start सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप पढ़ा रहे हैं हमें। सर वॉइस का इशू आ रहा है आपकी। वॉइस का इशू नहीं, वॉइस आ ही नहीं रही। आवाज नहीं आ रही। सर को भी आवाज नहीं जा रही। यार ये ऑर्गेनाइजर्स भाई ये आवाज नहीं आ रही। जी जी पता चल गया, मैं सर को मैसेज किया है, सर अभी देख लेते हैं। जो है आवाज नहीं आ रही। आप लोग 1 मिनट पेशेंस रख लिया करें, हो जाता है। यार अपना माइक तो ऑफ कर लो। ये एयरपोर्ट के पास कौन बैठा हुआ है? ये स्क्रीन सिर्फ प्लीज मेरे लिए माइक रुक गई अनम्यूट है या करो। स्क्रीन आगे फॉरवर्ड नहीं हो रही। अब ना स्क्रीन शो हो रही है ना पे ना कैमरा आ रहा है सर। सर ने लेफ्ट कर दिया, दोबारा ज्वाइन करते हैं तो फिर सर आएगी। सर के एंड पे 2 मिनट इशू कर लो, 2 मिनट सब्र कर लो। सर के एंड पे कोई मसला आया है तो 2 मिनट सब्र कर लो। यार पेशेंस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है आप में।
और यार मोहम्मद जुबैर अपना माइक ऑफ कर लो यार प्लीज। बेटा अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अब आई है आवाज। हाँ, मैं उधर एग्जिट हो गया। ठीक है जी, मैं स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी स्क्रीन शेयर होगी बेटा आप लोगों के साथ? नहीं सर, नहीं हो रही। नहीं सर, नहीं हो रही। जी सुहेब, मेरी आवाज आ रही है अब? यस सर, आ गई आवाज, स्क्रीन भी शेयर होगी। हाँ जी, यस सर, आ गई आवाज। जी सर, स्क्रीन शेयर होगी, मेरी आवाज आ आगे रही एक है? स्क्रीन भी शेयर हो गया है। जी सर। अच्छा जी, तो सैलरी हमारे पास बेटा ये आ गई दिस वन, और टैक्सेबल बिजनेस इनकम इसमें हमारे पास मौजूद है, वो है 1.5 मिलियन। ठीक है, सैलरी, और उसके बाद हमारे पास इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, बिजनेस इनकम है। एग्जाम में आप यहाँ फॉरेन का वर्ड हो तो फॉरेन लिख दिया करें 1.5 मिलियन। उसके बाद हमारे पास इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, एग्जाम में एब्रीवेशन नहीं इस्तेमाल करना। हाउ मच इट वाज? $2 million। तो ये आ गया जी हमारे पास 2 मिलियन। तो पूरा क्वेश्चन को सोचना है कि हमारे पास इसमें कोई चीज मौजूद तो नहीं है जो इररेलेवेंट हो। तो ये आपने लिख दिया जी मुझे 19.50 मिलियन। शाबाश, तो इसको हम लिखेंगे टोटल इनकम। एक्सीलेंट, ये आ गया हमारे पास टोटल इनकम। अब इसमें से हम करेंगे लेस ज़कात, ज़कात डिडक्टेड एंड ज़कात टू रिलेटिव्स। ये नहीं लिखेंगे। ज़कात डिडक्टेड कितनी है बेटा? ज़कात डिडक्टेड कितनी है? 70,000। अच्छा, अब इसमें देखिएगा, इसमें प्रॉफिट और डेट है। अब जरा थोड़ा सा ध्यान करना है आपने। यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन डेट, और वो है 190,000। अब सुनिएगा, लॉ ये कहता है कि ये आपका मैक्सिमम जो है ना, ये 50% ऑफ द टैक्सेबल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 50% ऑफ द टैक्सेबल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा जरा, इसमें हमारे पास जो टोटल इनकम है वो है 19.5 मिलियन, और इसमें से 70,000 पहले ज़कात को माइनस कर लें, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 195 माइनस 70,000। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया 19,430,000। ठीक हो गया। अच्छा, नॉर्मली तो हमें इसका 50% लेना चाहिए, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कहेंगे 50% डिवाइडेड बाय 150%। इसको कहते हैं कि आफ्टर चार्जिंग दिस अमाउंट, तो इसको करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 0.15 डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका 647,667।
ठीक है, यानी हमने असल में तो ये बड़ी क्लियर कट अमाउंट नजर आ रही है कि इसके 50% से बहुत कम है। दोबारा सुन लीजिएगा, ये प्रॉफिट और डेट की अमाउंट है, ये हमारी इस टोटल इनकम के 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, ये मैं आपको इसकी रीजन बताता हूँ। ये उसकी इन्होंने पूछा है कि उसकी क्या रीजन है। मैं उसकी, क्योंकि असल में हमने लेना था टैक्सेबल इनकम का, हमने इसको करना था कि इस इनकम को चार्ज करने के बाद जो अमाउंट आ रही है उसका 50% लेना है। इसलिए हम उसको नॉर्मली तो डिवाइड किया जाता है 50 डिवाइड बाय 100 के ऊपर, 50% इसे कहते हैं ना। तो ये आपने अकाउंटिंग में फार्मूला पढ़ा होगा। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही अभी समझ लें, क्योंकि हम अपने असल टॉपिक के ऊपर आए। ये एग्जाम की यही रिक्वायरमेंट थी। अगर आप इसका डायरेक्ट 50% लेंगे ना, तो यानी 19430 इंटू 0.5, तो ये 9715 आता है। लेकिन अगर हम उसका 50% करने के बजाय 94194530 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5, अभी बस इसको अभी ऐसे ही याद सर रखें। स्क्रीन फील्ड बैन हो गई है। जी, तो ये हमारी जो अमाउंट है उसके 50% से क्या आ रही है, 190, उसकी लिमिट से कम है। ठीक है, अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, फिर इसके ऊपर जब बात करेंगे तो फिर इसको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर आ गए हम अपनी टैक्सेबल इनकम के ऊपर। इसमें आपने अभी यही याद रखना है कि यहाँ पर हमने 50% डिवाइडेड बाय 150% करना है, क्योंकि ये टैक्सेबल इनकम का होता है। तो अब जरा इसमें आपने क्या, मुझे कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं 195। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपने इसको ऐसे ही याद रखें कि यहाँ, क्योंकि ये 50% लॉ में लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, आप जो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये लॉ में लिखा है प्रॉफिट ऑन डेट का। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है, डिडक्टेबल अलाउंस in respect of profit on debt shall be lower of the following। एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था वो था 1,90,000 रुपया, और 2 मिलियन और 50% ऑफ द टैक्स। तो टैक्सेबल इनकम बेटा नीचे होती है ना, यानी आपकी पहले यहाँ टोटल इनकम पड़ी है, उसमें से आप ज़कात माइनस करते हो, प्रॉफिट ऑन डेट माइनस करते हो। तो हमें इस अमाउंट का 50% लेना होता है, हमें इस अमाउंट का 50% चार्ज करना होता है, इसलिए हम उसको कर रहे होते हैं। ये बात समझ आ रही, इसलिए मैं इसको लिया हुआ मैंने। सर हर दफा 150 से डिवाइड करेंगे, 50 बाय 150। 150 से ही करेंगे असल में। ओके सर। अभी इसको रटा लगा लें, फिर मैं क्लास में आपको जो है ये इसकी मैं प्रॉपर रीजन इसकी मैं बताऊंगा कि क्या है। अभी फिलहाल रटा लगा लें कि हमने यहाँ पर लिमिट लगानी होती है, कहीं उस लिमिट से ज्यादा तो नहीं है, ये वजह है इसकी। तो ये यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि देखिए ये अमाउंट कितनी हैवी है, ये वाली 19 मिलियन है। तो ये प्रॉफिट जो है वो उसके 50% से ज्यादा तो नहीं है ना, यानी हम इसको एग्जाम में कहते हैं कि विद इन लिमिट्स, ये लिमिट्स के दौरान है, ये पूरा लिमिट्स में ही आ रहा है। ठीक है, अब जरा इसको माइनस करें, क्या आंसर आ रहा है, 16 मिलियन माइनस सॉरी आपका वो आ गया 19,500 माइनस 70 माइनस 190। तो ये हमारे पास आ गई टैक्सेबल इनकम 19,240,000। एम आई राइट? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ओके, इसमें अब आ जाए हम टैक्सेशन के ऊपर। अब टैक्सेशन में सबसे पहले डिसाइड करेंगे ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। उसके लिए क्या तरीकेकार है हमारे पास, टैक्स इस टैक्स ईयर के लिए आप इस अमाउंट को इस पे डिवाइड करें एग्जाम में कैलकुलेटर के ऊपर, और देखें क्या ये आंसर 75% से ज्यादा है या नहीं है। लेकिन ये एग्जाम में लिखना नहीं है, ये बस यही ऐसे ही करना है कि ये उससे ज्यादा है या नहीं है। तो ये हम करते हैं 16 डिवाइडेड बाय 19.24।
ये हमारे पास आंसर आ गया 83%। तो ये एग्जाम में लिखना नहीं, बस हम यहाँ लिख देंगे सैलरीड, बस ये पर्सन लिख देंगे। अब सैलरीड केस में जाके जो हमारे रेट्स हैं उसमें जाके हम इसको देखेंगे कि हमारे जो रेट्स हैं वो कहाँ फॉल कर रहे हैं। तो टैक्स रेट्स देखते हैं हमारे पास, ये आ गए जी हमारे पास सैलरीड के टैक्स रेट्स आ गए हमारे पास, ये देखिएगा। तो 19 मिलियन हमारे पास कहाँ जा रहा है, ये सैलरीड केस में, ये देखिएगा रेट्स ठीक है मेरे पास। तो ये आ रहा है 9th स्लैब में 2345 प्लस 27% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 मिलियन। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि ये उसके अंदर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये रेट था हमारे पास, ये आ गया जी। तो 2345,000 प्लस 27.5% of the amount 19.24 मिलियन माइनस 12 मिलियन। जी बेटा क्या आंसर आ गया? 4,336,000। थैंक यू। अब देखिएगा क्या ये फुल टाइम टीचर है? जी बिल्कुल है। अब उसको हम माइनस करते हैं, हम करेंगे जी लेस 25% ऑफ किसका? सैलरी का। और वो कौन सी सैलरी है? ये वाली अमाउंट है, सिर्फ वो सैलरी 16। अब 16 मिलियन भी मेरा ख्याल इसी स्लैब में फॉल कर रहा है, तो उसमें हम रेट लेंगे 2,345,000 प्लस 27.5% ऑफ 16 मिलियन माइनस 12 मिलियन। तो इस पूरी अमाउंट का, ये अमाउंट सारी क्या है? इस अमाउंट का टैक्स है ये, उसका 25% हमें बेनिफिट मिलेगा। जी किसी ने अगर कैलकुलेट किया तो मुझे बता दें। 861 250। और जब सैलरी का करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है हमने बेटा? इसको माइनस कर लेना है फौरन। ठीक है, तो 4,336 माइनस 861,250, ये हमारे पास आंसर आ गया 347,4750। एम आई राइट? 3474750। शाबाश, थैंक यू। अब चलते हैं हम अगले सेगमेंट के ऊपर। इसमें फॉरेन सोर्स इनकम भी है और उस पर टैक्स भी है, तो हम लिखेंगे लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ये इसके ऊपर आ गए फॉरेन टैक्स क्रेडिट के ऊपर। फॉरेन टैक्स क्रेडिट बेटा कैसे कैलकुलेट करना है हमने? कि एक्चुअल टैक्स लिखना है फॉरेन, एक्चुअल टैक्स कितना है जो इसमें पे हुआ है, ये ब्रैकेट्स में लिखना है, ये मेन में नहीं लेके जाना। ये जी 2 लाख रुपए, 200,000। शाबाश। और टैक्सेबल एवरेज टैक्स, एवरेज टैक्स कौन सा है? ये टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। ठीक है, ये आपने ऐसे ही लिखना है। तो हम इसको एग्जाम में लिखेंगे 3474750 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम 19,240,000 इनटू टैक्सेबल अमाउंट बिजनेस इनकम, ये वाली। तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 मिलियन। ये कितना आ गया बेटा? अभी कोई स्टूडेंट लिख रहा था यहाँ पे 270,900, विच एवर इज लोअर। तो 200 माइनस हो गया, तो हमारे पास जो है वो 4 लिवरेज आ गया
3274,750। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। आगे देखिएगा हमारे पास दो इस क्वेश्चन में है। एक उसमें है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स लेस इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और दूसरा है इसमें हमारे पास डोनेशन। अब देखिएगा क्वेश्चन करने का बड़ा आसान तरीका। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ये पहला है इसका, ये वाला टैक्स जो टैक्स क्रेडिट के बाद आया है और ये वाली इनकम, इसको आपने खामोशी से एग्जाम में लिख लेना है। ठीक है, 3274, ये देखिएगा दोनों में क्या लिखना है आपने, 3274,750 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम थी 19,240 यही सेम चीज आपने नीचे भी लिख लेनी है। 3274,750 डिवाइडेड बाय 19,240,000 लिख लिया। इसको कहते हैं एवरेज रेट, एवरेज टैक्स रेट आफ्टर फुल टाइम टीचर एंड फॉरेन टैक्स क्रेडिट। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और डोनेशन के साथ। देखिएगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर कितनी है हमारे पास, वो वाली अमाउंट थी ये वाली 20,60,000, और डोनेशन कितनी आ रही थी हमारे पास 10,50,000। ठीक है, मैं लिखने लगा हूं 10,50 और 20,60। ये देखिए 20,60 और अब आपने एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, पहले मैं वैसे ही कह रहा हूं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर का असूल क्या है कि ये इस अमाउंट का 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये वाली अमाउंट इसके 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या ये उससे ज्यादा तो नहीं है। देखें मैं बताता हूँ बेटा, 1920 देखिएगा मैं लिखता हूँ 19,240 इंटू 20%, 19,240 इंटू 0.2, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 3,848,000। यानी हम कहेंगे कि ये वाली जो अमाउंट है ये इसके 20% से ज्यादा नहीं है। लॉ कहता है कि अगर इसके 20% से ज्यादा होगी तो इसको हम इग्नोर करेंगे। मैं कैमरा दोबारा ऑन करने की कोशिश करता हूं अगर प्रॉब्लम ना हो तो। जी आपको मेरा चेहरा सर आपकी आवाज बार बार रुक रही है। सर ये कैमरा बांधे रखे हैं। कैमरा ऑफ कर दें, कैमरे की वजह से शायद वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। मुबारक नजर आ रहा है, लेने से ज्यादा नहीं हुई है। कैमरा आ रही जी सर अब आ रही नहीं नजर आ रहा बेहतर हुई आवाज के नहीं? यस सर आवाज अब भी आवाज सही है। डिस्ट्रक्शन आवाज अब ठीक जो है है सर वो आपकी। तो इसके अंदर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट इन शेयर के ऊपर कोई पैसों की लिमिट तो नहीं लगी हुई थी? देखिएगा पैसों की लिमिट जो थी, कोई रुपयों की लिमिट लगी हुई थी उसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर के ऊपर 2 मिलियन की। यस सर 2 मिलियन की। तो इसका मतलब ये है कि हम अब यहाँ पर क्या लिखेंगे,
2 मिलियन लिखेंगे, क्योंकि हमारी अमाउंट मैक्सिमम जो आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर के ऊपर ले सकते थे वो कितना था, 2 मिलियन। यानी ये 20% के क्राइटेरिया को तो मीट कर रही थी 20 लाख। यानी हमने इन्वेस्टमेंट की थी शेयर्स में 20,60,000 की, तो ये इसके 20% से तो कम है, लेकिन मैक्सिमम जो आप बेनिफिट ले सकते हैं वो है एक साल में 20 लाख रुपया। तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 लाख रुपया एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। तो और बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दे तो कोई मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं एग्जाम में 2060 और 2 मिलियन और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो आप यहाँ एग्जाम में लिख सकते हैं, यानी एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने ये काम किया। अब इधर चलते हैं, डोनेशन के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अब डोनेशन के ऊपर आते हैं, देखिएगा इसका 30% इससे कम है, यानी हमने डोनेशन दी है 10,50,000, तो हम यहाँ एग्जाम में सिर्फ लिख देंगे विदिन लिमिट। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब इसका हम क्रेडिट कैलकुलेट कर लेते हैं जो हमारे पास मौजूद है। तो इसकी अमाउंट क्या आ जाएगी और इसकी अमाउंट क्या आएगी, 38 पहले का आ गया 340,400 344,111 और दूसरे का 178,716। अब दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ गई हमारी टैक्स लायबिलिटी। 7 के बाद 1 आएगा। आप माफी नहीं देते यार, 1 रुपये से क्या फर्क पड़ जाएगा। 716 आएगा सर, 761 नहीं। 716 जी सर। तो ये आ गया 32। ये स्टूडेंट पूछा कि एक स्टूडेंट पूछा है कि सर इसका 30% नहीं लेंगे इसका, तो बेटा मैंने लिख दिया नीचे विद इन लिमिट्स, क्योंकि इस अमाउंट का जो 30% है वो इससे ज्यादा है। यानी हम डोनेशन जो है, ये जो डोनेशन की अमाउंट है वो इस टैक्सेबल इनकम के 30% से ज्यादा नहीं ले सकते थे, तो इसका 30% तो इससे बहुत ज्यादा है। यानी 19 मिलियन का 30% 10,50,000 से ज्यादा है। दोबारा सुन लें कि 19 शारिया यानी 1,92,00,000 रुपया जो है वो अगर ये जो अमाउंट है उसके 30% से बहुत कम है। यानी मैक्सिमम हम जो बेनिफिट ले सकते थे वो क्या ले सकते थे कि इसका 30%, जो हमारी अमाउंट है इसका 30%, तो लिहाजा इसके 30% से कम है, इसलिए हमने लिख के और एग्जाम में यहाँ एक लिख दिया कि ये विदिन लिमिट है। जी जी बेटा, टोटल कीजिएगा, मैं कर देता हूँ। 2755 गायब हो गया मैसेज। 2755 623 ले जी। ये हमारा एक क्वेश्चन था जिसके अंदर बड़ा अच्छा एक खूबसूरत क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमारे पास टोटल इनकम भी थी, टैक्सेबल इनकम भी थी, और हमारे पास जो था ये था इसमें फुल टाइम टीचर भी था, फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी था, इन्वेस्टमेंट इन शेयर भी थी और डोनेशन भी शामिल थी इसके अंदर। सर हमने कैपिटल गेन्स क्यों नहीं निकाला, शेयर्स भी तो उसने बाय किए हैं ड्यूरिंग द ईयर। जी शाबाश, इनका सवाल ये है कि हमने कैपिटल गेन क्यों नहीं कैलकुलेट किया, why not we have calculated capital gains, कैपिटल गेन्स कैलकुलेट क्यों नहीं किया, उसने शेयर तो बाय किए हैं। जी मेरा बेटा बताएं, शेयर बाय करने के ऊपर डिस्पोजल नहीं कैपिटल गेन आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा इसको डिस्पोज नहीं किया गया। शेयर्स का बाय करना कभी भी कैपिटल गेन जनरेट नहीं करेगा, ये बात याद रखें, नेवर एवर। 2 शर्तें हैं, कैपिटल एसेट हो प्लस उसकी डिस्पोजल हो।
ये दो कंडीशन होगी तो आपने कैपिटल गेन का सोचना है। सिर्फ कैपिटल एसेट को परचेज करने के ऊपर आपने कैपिटल गेन का नहीं सोचना। हाँ, शेयर्स को अक्वायर करने के ऊपर, दोबारा सुन लें, शेयर्स आपने लिस्टेड कंपनी से लिए हैं, ओरिजिनल अलॉटी है, आपको राइट इशू मिले हैं, ये आपके आईपीओस हैं, राइट, या एम्प्लॉय शेयर स्कीम में आपको लिस्टेड, इनमें अगर लिस्टेड कंपनीज के शेयर मौजूद है सारे ही, तो यहाँ आप सोचेंगे कि मुझे टैक्स क्रेडिट मिलना है या नहीं मिलना है। ये खरीदने के ऊपर क्रेडिट के ऊपर सोचना है, डिस्पोजल के ऊपर गेन के ऊपर सोचना है। ठीक है जी, राइट। नहीं जी, अभी हम पास पेपर का एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है जरा बूस्ट अप हो। तो इस मीटिंग को मैं एंड करूंगा जी। सर ये इन्वेस्टमेंट शेयर में आपने जो बताया ना 20% और 30% का, सर आपने इसको इग्नोर भी करते हैं अगर 20% ज्यादा था, वो दोबारा बता दें काइंडली, जो आपने कहा था अगर 20% ज्यादा हो तो इग्नोर करते हैं। देखिएगा, ये जो एक आप सबको इस फार्मूले की तो समझ आ गई ना, ये वाला जो है ये एवरेज टैक्स इसको कहते हैं, ये आपने लिख लिया, ये वाला टैक्स की अमाउंट आपने लिख दी और ये टैक्सेबल इनकम लिख दी। हमने इन्वेस्टमेंट की है शेयर्स के अंदर 20,60,000 रुपए की, 20,60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। लॉ में लिखा हुआ है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और 2 मिलियन और 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम, इनमें से जो लोअर अमाउंट होगी वो आपने इस फार्मूला में फीड करनी है। तो हमने देखा कि जो 20% है ना इस अमाउंट का, वो तो ठीक है, हम उससे कम ही है, लेकिन हमारी अमाउंट 20 लाख से ज्यादा है, तो मैक्सिमम जो आपको मिल सकता है वो कितना मिल सकता है, 20 लाख रुपया, 20 लाख के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ अमाउंट लिख दी। यहाँ मैंने लिमिट्स इसलिए नहीं लिखी कि हमने देखा कि ये जो 19.2 मिलियन है डोनेशन, मैक्सिमम आप 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम तक उस पर बेनिफिट ले सकते हैं, यानी 30% बेनिफिट नहीं है, 30% तक बेनिफिट ले सकते हैं। तो हम जब इसका कैलकुलेट करेंगे 30%, तो वो क्या होगा, 1924 इंटू 0.3, तो वो आ जाएगा 5,772,000। तो मैक्सिमम आपको इस अमाउंट तक यहाँ आ सकती थी। तो हमारी ये जो अमाउंट है ये तो उससे ऑलरेडी कम है, इसलिए मैं एग्जाम में यहाँ लिख दूं विद इन लिमिट्स, यानी जिस पे टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट कर रहा हूँ वो उस लिमिट के अंदर ही है। ये है सवाल कि वो उस लिमिट के अंदर ही मौजूद है, राइट जी। जी सर थैंक्स सर। इसका मतलब ये अगर सर हमारी डोनेशन 5,772,000 ज्यादा होती तो फिर हम इग्नोर करते अगर लिमिट के बाहर होती तो। लेट्स सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ, लेट्स सपोज कि मेरे पास डोनेशन होती 6 मिलियन की, 60 लाख की मैंने इदारे को डोनेशन दी होती मिसाल के तौर के ऊपर, तो उस वक्त मेरी मैक्सिमम लिमिट क्या थी, 5,772 ये थी ना। तो फिर मैं एग्जाम में 60 लाख की बजाय यहाँ 57,72,000 लिख देता, ठीक है। अब चूंकि 10,50,000 रुपया है, तो मेरी जो लिमिट है, देखें दोबारा सुने, लिमिट से आपकी डोनेशन ये वाली विद इन लिमिट्स होनी चाहिए। अगर ये अमाउंट 10,50,000 रुपया जिसपे आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, ये क्रेडिट नहीं है, जिस पर आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं वो आपकी टैक्सेबल इनकम के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो 30% है 57,52,000 रुपया, ठीक है। मैंने कहा कि अगर एग्जाम में मुझे 60 लाख की डोनेशन गिवन होती तो मैं फिर क्या करता, फिर मैं कहता कि ये 60 लाख तो मैं इस पे क्रेडिट कैलकुलेट करने लगा हूँ, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 57,72,000, तो फिर मैं यहाँ पर ये अमाउंट लिखता। यू गॉट द पॉइंट? सर मतलब हमने दौड़ लेना है। इनका सवाल ये है कि क्या सर डोनेशन हमेशा काइंड में होती है? नहीं बेटा, डोनेशन जो है जिसके ऊपर आपने क्रेडिट लेना है वो चेक की शक्ल में हो सकती है ऑनलाइन, या इन काइंड हो सकती है। मैंने कैश की डोनेशन को इग्नोर कर दिया, कैश की डोनेशन को क्या किया, फिलहाल मैंने इग्नोर किया, ओके। एक्सक्यूज मी सर, कोई और सवाल? जी बेटा।
सर जी ये जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, तो अगर जी ये 2-3 लिस्टेड कंपनीज में की हुई है इन्वेस्टमेंट, तो उन सब की जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐड करके उसका यानी कि ट्रीटमेंट करेंगे या हर कंपनी की अलग-अलग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज तो माशाल्लाह टाइम पे आए हुए क्लास में। जी देखिए, अगर ये होता हमारे पास कि उसने इन्वेस्टमेंट की है 2 मिलियन की एक कंपनी में, 1 मिलियन की दूसरी कंपनी में, तो हमने क्या करना था, 3 मिलियन लेना था एग्जाम के अंदर, फिर उसके ऊपर लिमिट लगानी थी। इसी तरह जैसे ये डोनेशन है, चले हम इसी की एग्जांपल लेते हैं। वो कहता है जी एक उसने डोनेशन दी है 10,50,000 की, एक उसने डोनेशन दी है कि एक और इदारे को 50 लाख रुपए की जो एलिजिबल है, तो हम क्या करते हैं 6050 ये अमाउंट लेते हैं, फिर उसको इसके 30% से कंपेयर करते हैं, विच एवर इज लोअर हम यहाँ फीड करते हैं। जी ओके सर, थैंक यू सो मच सर, और समझ हम आ भाई गया। कह रहे हैं कि आपने अभी तक क्या करवाया, मैंने क्वेश्चन बेटा 2.1 करवाया अभी तक। जी जो सैलरी का और क्वेश्चन था कि कोई अगर सवाल? फुल टाइम सर अगर फुल टाइम टीचर अलाउंस दो हैं, मतलब उसके ऊपर दो सैलरीज दी हुई हैं, तो उन्हें इकट्ठा करके उसके ऊपर क्रेडिट लेंगे? जी बिल्कुल, दोनों को इकट्ठा करके देंगे। मिसाल के तौर के ऊपर इसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से क्वेश्चन होता है कि 12 मिलियन उसको एक से मिला है और उसको 4 मिलियन दूसरी कंपनी से सैलरी मिली, और दोनों जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों में फुल टाइम टीचर या रिसर्चर है, तो फिर हम दोनों को ऐड करने के बाद फिर उसके कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में गिवन हो कि वो एक जगह पर रिसर्चर है और वहां से उसको 12 मिलियन सैलरी मिली है, एक जगह पर वो जो है वो टेक्सटाइल मिल में काम करता है, वहां से उसको 5 मिलियन की सैलरी मिली है, टोटल सैलरी तो उसकी 17 मिलियन है, बिल्कुल ठीक है। सैलरीड और नॉन सैलरीड का स्टेटस तो इसी पे डिसाइड होगा, लेकिन जब आप 25% वाला लगाएंगे ना टैक्स क्रेडिट, तो वो सिर्फ इसी अमाउंट पे लगाएंगे, सिर्फ इसी का मिलेगा जो एलिजिबल है। थैंक यू सर। ठीक है सर जी जी वर्चुअल वेलकम। यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी है ना? जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो एचईसी की है। ये वर्चुअल नहीं होता, ये वर्चुअल लफ्ज होता है, वर्चुअल। वर्चुअल, ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक सर है अगर जी। वो किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं क्वेश्चन में और वो बताते नहीं है कि ये रिकग्नाइज है या नहीं है, तो फिर? नहीं ऐसे एग्जामिनर नहीं करता, एग्जामिनर बड़ा क्लियर कट कैटेगोरिकल एग्जाम में बताता है कि ये क्या है, ऐसा नहीं करता। असल में आपको ये कंफ्यूजन इसलिए भी जनरेट हो रही है क्योंकि मैंने अभी मेन क्वेश्चन पे अब आने लगा हूं, इसलिए आपको ये सारी प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि आपने अभी मेन क्वेश्चन सही देखे नहीं है ना। नॉन रेजिडेंट को फुल टाइम टीचर अलाउंस मिलेगा, नॉन रेजिडेंट को भी, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, ये फुल टाइम टीचर अलाउंस रेजिडेंट के लिए भी है और नॉन रेजिडेंट के लिए भी है, दोनों के लिए है। और कोई सवाल? I was not expecting that you are so much active on online classes. ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे एक 5 मिनट की ब्रेक दें, मैं दूसरा क्वेश्चन जरा देखूं कि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है। इसकी मैं रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूं, तो This conference will now be recorded. ये जी क्वेश्चन नंबर 19 पॉइंट देखिएगा कौन सा है, क्योंकि मैंने फाइनल की बुक से ही क्वेश्चन उठाया है, तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास 19.9 है ना मिस्टर क्रिएटिव, तो शायद वहां पर भी ये ठीक है जी, ये 19.9 ही है। 10.9 जो है ये देखिएगा, ठीक है जी। अब जरा क्वेश्चन को देखना है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द टैक्स इनकम, टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेएबल फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर। ये 20 नंबर का क्वेश्चन मार्च 2013 में ये टेस्ट हुआ है, ठीक है। चलें इसी तरह हम अपने पैरामीटर के ऊपर चलेंगे। पहले इसकी एक वर्टिकल हम
एनालिसिस करेंगे पेज 192। जी बिल्कुल ठीक है, पेज आपकी इस वक्त किताब का है 192। शाबाश, थैंक यू। मिस्टर क्रिएटिव, सबसे पहले पता चला कि ये क्वेश्चन इंडिविजुअल का है, यहां से हमें ये बात पता चल। इज वर्किंग एज डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स। डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनीज के एम्प्लॉई होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं। एट आर्टिस्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, राइट। इस कंपनी का पता होना जरूरी है कि ये लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड है। उसकी वजह क्या है कि अगर आपने इनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की तो उसके ऊपर हमें टैक्स क्रेडिट लेना होता है। दूसरा, अगर हमने इससे लोन लिया तो उसके ऊपर, उस लोन के ऊपर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट के ऊपर बेनिफिट भी मिलता है। Following are the details of his income receipt during the latest tax year. Monthly cash remuneration from ATL, basic salary 3 लाख, utility allowances 50% of the basic salary। यानी उसने बजाय बेसिक सैलरी देने के उसने क्या कर दिया, दे दिए। तो बेसिक सैलरी क्या होती है, टोटली टैक्सेबल, यूटिलिटी अलाउंसेस टोटली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% of the basic salary. In addition to the above, he was also provided the following benefits in accordance with his terms of employment. Rent free accommodation, क्या ذहन में आया, 45%। and 800cc car, क्या ذहन में आया, 5% और 10%। A house owned by Mr. C had been leased out, rent आ गया, income from property का ذहन में आ गया। 5 years ago Mr. Creative had purchased 20,000 shares, तो हो सकता है कैपिटल गेन मौजूद हो। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स वर मेड, तो क्या चीज ज़हन में आई, टैक्स क्रेडिट। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर ही रिडीम्ड, बेच दिए, कैपिटल गेन। रिडीम किस में आता है, डिस्पोजल की डेफिनेशन में। डोनेशन ऑफ दिस वर मेड टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, डिडक्टिबल अलाउंस, टैक्स डिडक्टेड विद होल्डिंग टैक्स। इसको कहते हैं वर्टिकल एनालिसिस। क्या कहते हैं, वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है जी, तो ये हमने कर लिया। ले जी, अब सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में सैलरी मौजूद है, मुझे नजर आ रही है। अब मैं एक फ्रेमवर्क बना रहा हूं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नजर आ रही है, बिजनेस इनकम नजर नहीं आ रही, कैपिटल गेन मौजूद है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो सकता है, डिडक्टेबल अलाउंसेस नजर आ गए मुझे, टैक्सेबल इनकम तक आ गए हम। उसके बाद सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी हो सकता है मौजूद हो। फिर आगे टैक्सेशन के ऊपर फुल टाइम टीचर अलाउंस नहीं नजर आ रहा क्योंकि ये डायरेक्टर है किसी कंपनी के अंदर। फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं है, तो दोनों नहीं है। तो उसके बाद क्या आ गई, इन्वेस्टमेंट इन शेयर नहीं नजर आ रही, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं नजर आ रही। ठीक है, डोनेशन इधर आएगी, ये डोनेशन है, ठीक है, इधर नजर आ रही है। तो उसके बाद विदहोल्डिंग टैक्स मौजूद नजर आ रहा है। तो ये मेरा क्वेश्चन का। अब देखें, जिस बच्चे ने ये वाली चीज एग्जाम में सोच ली ना, ये वाली, भाई कुछ ना कुछ तो लिखेगा ना। जब वो लिखेगा तो बेटा कम से कम 50% नंबर वो सिक्योर कर लेगा। यानी इसमें चीजें फीड करने से, इनकम में चीजें फीड करने से ही हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम डिटेल से पढ़ते हैं। उस डिटेल से पढ़ने के बाद देखेंगे कि हमें उससे क्या चीजें मिलती हैं। ठीक हो गया, और उसका एनालिसिस करेंगे। मैं आपको रिपीट भी करूंगा और बाकी चीजों को समझाऊंगा भी। आपने उसी चीज को दोबारा ये देखना है। जी अभी क्या क्वेश्चन पूछा आपने, किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा मेरे से। ले जी, अब क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अब क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ते हैं, डिटेल से। मिस्टर क्रिएटिव इज वर्किंग एज डायरेक्ट ह्यूमन रिसोर्स एट आर्टिस्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एम्प्लॉय फॉलोइंग बेसिक सैलरी। मैं इसको अब करने लगा।
बेसिक सैलरी क्या है? टोटली टैक्सेबल, क्योंकि टाइम फ्रेम फिलहाल क्वेश्चन में गिवन नहीं, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 300,000 इंटू 12, तो 3.6 मिलियन। अभी मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, क्वेश्चन में तो हम जारी बात कर रहे होंगे। और वो कहता है जी इसका जो यूटिलिटी अलाउंस है वो 15% ऑफ द बेसिक सैलरी है इंटू 0.15, तो 540,000 आ गया। मेडिकल अलाउंस 12% है उसका, तो हम करते हैं 36 लाख का 12%, 432, ये हमारे पास आ गया। ये भी टोटली टैक्सेबल, ये भी टोटली टैक्सेबल। इसमें से हम कर देंगे 36 लाख रुपया माइनस 3,60,000 रुपया, 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। ये तो बेसिक कैलकुलेशन थी जो हम कर रहे थे। तो मेडिकल अलाउंस में चला जाएगा 72,000। ठीक हो गया। अच्छा, मैं जो आपको लेक्चर का लिंक भेजूंगा उसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि 7 दिनों के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। In addition to the above, he was also provided following benefits in accordance with the terms of rent-free accommodation in a bungalow situated on a 500 square yard. Irrelevant information है ये, 500 square yard पे हो या 10,000 square yard पे हो, इसका लॉ में कोई जिक्र नहीं है। Plot of land rent for a comparable accommodation facility in the vicinity is this, ये भी irrelevant है। हमें बेटा उसी घर का जो है ना वो रेंट चाहिए था। उसने कहा इसके एक और उस जैसे उससे मिलता जुलता घर है, उसका जो है ना वो कितना है 120, तो हमें इसका नहीं चाहिए था, हमें इसका बताए कि इसका कितना है। लिहाजा ये इंफॉर्मेशन सारी इररेलेवेंट थी। हमने क्या करना है, जस्ट एग्जाम में 45% ऑफ द बेसिक सैलरी उसकी सैलरी में ऐड कर देना है, और वो बनता है 36 लाख इंटू 0.45, तो 1620000। बात समझ आ गई? तो इसलिए हमारे लिए सारी इंफॉर्मेशन ये दोबारा सुन लें। ये जो उसने घर दिया है ना, वो कहता है कंपैरेबल अकोमोडेशन, तो मुझे कंपैरेबल नहीं बेटा चाहिए, मुझे तो एग्जैक्ट वो चाहिए जिसके अंदर वो मौजूद है। एन 1800 कंपनी कार, 1800 हमारे लिए इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। लॉ ने नहीं कहा कि 1800 हो 1200 हो, बेशक 500 सीसी क्यों ना हो। हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि ये यूज क्या है। द कार वॉज परचेज 2 years ago एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1. ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। एंड यूज बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पसेस। ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस के लिए क्या करेंगे, 5% लेंगे, तो 5% ऑफ 1.6 मिलियन, ये हम कैलकुलेट करेंगे। आगे चले। अ हाउस ओन्ड बाय मिस्टर क्रिएटिव, जैसे ये लफ्ज आए अ हाउस ओन्ड बाय मिस्टर क्रिएटिव, तो आपके जहन में दो चीजें आनी चाहिए, या तो ये किराए पे देगा तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगी, अगर इसको बेचेगा तो ये कैपिटल गेन आएगा। बस ये दो चीजें सोचनी है। लीज्ड आउट, रेंट आउट कर दिया हिम एट अ मंथली रेंट ऑफ 50,000। The lease expired on 31st of December. Mr. Creative refused to renew the lease in spite of the tenant offers to renew the lease after increasing the rent by 10%. देखें 50,000 ये ले रहा था, मैं जरा थोड़ा सा एनालिसिस करता जाऊं इसका। देखें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को सोचें, SURF, अब इसमें आ गया रेंट। वो कहता है जी ये 50,000 पर मंथ रेंट ले रहा था और इसकी लीज एक्सपायर हो गई दिसंबर को, यानी दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। हमारा साल कहां तक चलना है, 30th ऑफ जून तक। तो ये हो गया हमारा 3 लाख रुपया। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसको एक टेनर ने कहा कि मेरे से आप क्या करो 10% इंक्रीमेंट ले लो, यानी आप मेरे से आइंदा रेंट जो है वो 55,000 ले लो,
इंटू 6, तो ये कितना बन जाता? मैं अभी कहानी सुना रहा हूँ जो एग्जामिनर ने मुझे सुनाई है। इंटू 6, तो उसने कहा जी मैं आपको ये वाले पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो ये टोटल रेंट बनता था 630,000। आगे सुनिएगा क्या कहानी सुना रहा है वो। कहता है ही रिटर्न्ड द नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट ऑफ ₹300 टू द टेनेंट विच वाज रिसीव्ड 2 years ago। 2 साल पहले ये पैसे लिए थे, उसने पैसे वापस कर दिए। तो जिस साल ये अनएडजस्टेबल अमाउंट वापस करें उस साल कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये मैं आपको बता चुका हुआ। The house was immediately leased to his cousin without any security deposit on a monthly rent of 480,000। तो लॉ कहता है रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। अब देखिएगा एग्जाम में कैलकुलेशन कैसी होगी, हम कहेंगे रेंट फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 50,000 इंटू 6 300,000। फिर हम लिखेंगे जुलाई फ्रॉम जनवरी टू जून 55,000 इंटू 6 और एक्चुअल 48,000 इंटू 6 कितना बन गया ये 288,000 विच एवर इज हायर। ये रेंट आएगा इसका, यानी 630,000 ये वाला रेंट आएगा। समझ आ गई बात की? सर ये 55,000 इसकी समझ नहीं आई। इसकी समझ नहीं आई। देखें उसने पहले रेंट आउट की थी अपनी बिल्डिंग 50,000 रुपए के ऊपर। उसी टेनर ने कहा कि भाईजान उसकी ये एक्सपायर हो गई 31 दिसंबर को, ये लीज एक्सपायर हो गई। उस टेनर ने कहा कि भाई यही घर मुझे किराए पे दे दो, मेरे से 10% और एडिशनल रेंट ले लो। तो अगर आप इसके में 10% ऐड करें तो कितना बनता 5,000। तो यानी नया टेनेंट उसको 55,000 देने के लिए तैयार था। तो इसको कहते हैं ये उसकी बन गई फेयर मार्केट वैल्यू। यानी मार्केट में कोई बंदा उसको 55,000 दे रहा है, वो ले रहा है 48,000। ठीक है, तो लॉ कहता है कि भाईजान ये हम इसको नहीं मानेंगे, रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, हम ये वाली अमाउंट लेंगे। डन सर। इसका दूसरा तरीका ये है कि एग्जामिनर आपको इसकी ALV दे दे, एनुअल लेटिंग वैल्यू। एग्जामिनर कहता है जी इसकी एनुअल लेटिंग वैल्यू जो है वो 7 लाख रुपया है, तो फिर हम इसकी बजाय यहाँ 7 लाख रुपया ले लेते, फिर ये होना था। ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर एक्सक्यूज मी सर, यहाँ तक आ गया। जी जी चलो एक क्वेश्चन है, ये वो तो अपने कजन को रेंट आगे से हाउस दे रहा है ना, तो वो उसको कंपेयर कैसे कर रहे हैं हम? बेटा ये अपने कजन को दे या किसी बेशक कजन को फ्री दे दे, भाई को दे दे, जिसको मर्जी दे दे, रेंट फेयर मार्केट वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए पास वाइज सेल्फ हायरिंग में। मैं सिर्फ एक एक्सेप्शन आपको बता चुका हूं, अगर एक एम्प्लॉई अपने ही घर में रेंटेड होगा तो सिर्फ उस सूरत में रेंट को फेयर मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही सिचुएशन है। अदरवाइज तमाम सिचुएशन में आपने रेंट को फेयर मार्केट वैल्यू के साथ रेंट आउट करना है। आपने कहा वो तो अपने कजन को दे रहा है, मैंने कहीं आपको पढ़ाया कि अगर आप अपने कजन को देंगे तो वहां टैक्स नहीं लगेगा? यानी जब लॉ ने कोई बात नहीं को करे या जिसको भी करे, फिर वो रूल जनरल अप्लाई होगा। देखें एक जगह पर लॉ ने ये बात कही है कि अगर आप गिफ्ट कर दें कोई एसेट अपने रिलेटिव्स को तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, रिलेटिव का होना जरूरी है। वो कहता है अगर आप गिफ्ट कर दें अपने नॉन किसी और को जो रिलेटिव नहीं है तो ये टोटली टैक्स हो जाएगा, यानी आपको फिर उस एसेट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये कहाँ पढ़ा हमने? सेक्शन 39 के अंदर ये बात तो हमने पढ़ी है।
लेकिन जब हमने फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो यहाँ लॉ ने कोई एक्सेप्शन नहीं बताई। या तो लॉ हमें बता देता है इस बात के ऊपर कि जनाब अगर आप ये अपना घर अपने कजन को देंगे, अपने किसी रिश्तेदार को रेंट आउट करेंगे, तो वहां हम फेयर मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, तो हम इसको ना करते। लेकिन कजन जो है वो फिर भी रिलेटिव में नहीं आता, ये असेंडेंट और डिसेंडेंट में नहीं आता ये। ठीक है जी सर, थैंक यू। जो क्वेश्चन इट्स था, ओके। अगर कजन उसका कोई फॉरफिटेड डिपॉजिट अगर वो कुछ अमाउंट देता तो हम ऊपर वाली जो अमाउंट है उसे क्या ट्रीटमेंट करते, जो अगला ऊपर वाला फॉरफिटेड डिपॉजिट है? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज इनका सवाल है कितनी अमाउंट, 5 लाख रुपए कजन से ले लें। यस सर। चले, वो कहते हैं जी अगर मेरे कजन ने, न्यू टेनेंट जो है कजन, उसने मुझे 5 लाख रुपए दिया होता तो मैं इसका क्या ट्रीटमेंट लेता। सबसे पहले हम करते जो पिछले टेनेंट को पेमेंट की है उसको लेस करना था, 3 लाख, उसका 1/10 इंटू 2, 2 साल पहले वो छोड़ के गया है ना, 2 साल पहले उसने पैसे दिए थे, तीसरे साल में वो चला गया, हम अज्यूम करते हैं कि 2 टैक्स ईयर क्रॉस कर चुका हुआ है, तो इसका आंसर क्या आता? 60,000 इसमें से लेस कर देते, दैट इज ऑलरेडी टैक्स्ड, मेरे पास आंसर आ जाता 440,000। इसका तो इसका 1/10 जो था वो मैं एग्जाम में 44,000 ऐड कर देता। ठीक है, टेनेंट जो पिछला टेनेंट छोड़ के गया वो वाली अमाउंट माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया? कहता जी 5 years ago क्रिएटिव हैड परचेज, खरीद चुका था, अंग्रेजी कहती है 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑफ एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्या फर्क पड़ेगा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से? ये सेक्शन 37 में चली जाएंगे। क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट ओ नहीं बेटा मिलेगा। वही बेचे है, ये क्रेडिट इस साल तो मिलना ही नहीं है, ये तो 2 साल पहले खरीदे हैं उसने, इस साल खरीदेगा तो क्रेडिट मिलेगा ना। सेपरेट ब्लॉक में नहीं जानी बेटा, ये अनलिस्टेड यस सर। है, अनलिस्टेड है, सेपरेट नहीं है। सिचुएशन को समझें, बाय किया है या खरीदा है, सवाल ये है। बाय किया उसने 2 साल पहले, तो मेरा तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सेल करेगा तो कैपिटल गेन आएगा, सेल करेगा तो कैपिटल गेन आएगा। ठीक है, सिचुएशन को बड़ी तसल्ली से चीज क्लियर होगी। उसने शेयर खरीदे थे आज से 2 साल पहले, हम 2022 में 21-20 यहां उसने शेयर खरीदे हुए हैं। मैं तो इस साल की कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसको सोचना शुरू करें। कंपनी है अनलिस्टेड कंपनी, एट ₹10 का शेयर था, खरीदा उसने 140 का था। ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए इररेलेवेंट है, मुझे तो चाहिए उसकी कॉस्ट। आफ्टर 1 year ऑफ एक्विजिशन के 1 साल बाद ही रिसीव्ड 8,000 बोनस शेयर्स, यानी उसको 2021 में बोनस मिले। यहाँ उसने 20,000 शेयर खरीदे थे, प्लस उसको यहाँ मिल गए बोनस शेयर्स फ्रॉम द कंपनी। तो इस वक्त उसके पास कितने हैं? मेरे साल में 28,000 शेयर्स। कहते जी 5 years बैक, लो जी 5 year जाते हैं हम पीछे, शाबाश आपकी मेहरबानी। हमें ये कहते हैं सर पीछे 5 साल जाए, मैं 5 साल चला जाता हूँ, 21-20, आप खुश हो जाए भाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो यहाँ उसको 20,000 शेयर मिले थे, उसके 1 साल बाद 8,000 ये थे, आज उसके बाद 28,000 शेयर है। अब ठीक है, ये हो गया जी। नो टैक्स वाज पेड एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ बोनस शेयर, बिल्कुल ठीक है। इसका हमारे साथ क्या ताल्लुक है? ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर ही सोल्ड 75% ऑफ द बोनस शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 145 पर शेयर। मैंने क्या कहा? बोनस शेयर की प्राइस क्या? बोनस शेयर को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो फार्मूला सुनिएगा क्या होता है। बोनस शेयर का फार्मूला होता है सेल प्राइस
और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर माइनस एवरेज कॉस्ट, यही होता है ना। शेयर थे 8,000, यस सर। तो 75% उसने बेच दिए, कितने हुए 8,000 इंटू 0.75, 6,000, और एक शेयर उसने बेचा 145। चले एक कंपोनेंट कैलकुलेट हो गया। अब आते हैं एवरेज कॉस्ट के ऊपर, देखिएगा उसको 20,000 शेयर्स मिले थे, एक शेयर मिला था 140 का, करें जरा 2.8 मिलियन। 2.8 मिलियन, और 8,000 शेयर और मिले उसको जीरो के, तो 10 रुपए का शेयर मिला था, 10 रुपए पे किए थे जी। बोनस शेयर फ्री है, बोनस शेयर फ्री है ना, तो उसको 28 लाख के 28,000 शेयर मिले, तो एवरेज 100 कॉस्ट रुपए का कितनी हुई? 100 का पड़ गया सर। बोनस शेयर तो फ्री है, पर उसने जो 20,000 शेयर किए थे वो 10 रुपए के हिसाब से खरीदे थे। बेटा 10 रुपए का शेयर था, फेस वैल्यू थी, खरीदा उसने 140 का था, ये देखें, आप मेरी अंग्रेजी खराब कर रहे हैं। कहता है शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपए फेस वैल्यू थी शेयर की, ये देखिए, कंपनी 8 रुपीज, ये है उसने, ये उसकी कॉस्ट थी। 10 रुपए का शेयर मिला उसको 140 का, 10 का शेयर 140 का मिला, 10 का शेयर 140 का। ये ब्लैक में टिकटें ऐसे बिकती थी, 10 का 20, 10 का 20, तो 10 का उसको 140 का मिला, ये 100 का हो गया, ठीक है। तो ये आप बेशक एग्जाम में इसकी वर्किंग में आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6,000 इंटू 100। अब क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है, तो क्या करेंगे 25% एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो ये ट्रीटमेंट होगा इसका। सर ये 100 ठीक है जी, हाँ जी। सर ये 100 100 कैसे आया, ये देखिएगा, 28 लाख ये कॉस्ट हो गई टोटल, डिवाइडेड बाय 28,000 शेयर, तो डिवाइड करें, ये 3 जीरो इससे गए, 28 ये, तो 100 रुपये आंसर आ गया। एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट की है ना, बोनस शेयर की एवरेज कॉस्ट, वो ये वाले शेयर बेच देता या ये बेच देता, आंसर ऐसे ही आना था, दोनों में कोई भी शेयर बेच देता तो आंसर यही आना था। ठीक है मेरा बेटा जी। ये वाला एरिया कंप्लीट हो गया, सेक्शन 37 की हमने एप्लीकेशन कर ली। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स आर मेड, अप्रूव्ड वॉलंटरी पेंशन फंड, पढ़ा है ना आपने, A20 का रूल, टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट होगा। ओपन म्यूचुअल फंड, जिसको लिस्टेड कंपनी के कहते हैं, पब्लिक कंपनी है ये, ठीक है। इसका रूल क्या है आपका, A20 2 मिलियन 22, ये भी आज को हमने किया, इन दोनों के क्रेडिट मिलेंगे। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर ही रिडीम्ड, बेच दिए 4,000 यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, सिक्योरिटीज कहते हैं, 37A। तो क्या होगा, म्यूचुअल फंड बेचेंगे, कैपिटल गेन जनरेट होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। other than stock fund at ₹58 per unit, these units were purchased at the beginning of the previous year, ये पिछले साल खरीदे थे at ₹50। ले पहले गेन कैलकुलेट करें, 4,000 into 58.6 minus 4,000 into 50, कितना गेन आ गया सर? जी। सर ये रिडीम तो वापस लेना नहीं होता, बेचना होता, वापस ले लिए ना, कंपनी ने वापस ले लिए, तो आपने तो बेचे हैं ना। आप कंपनी के पास गए और आपने कहा कि जनाब ये शेयर है, ये म्यूचुअल फंड है, आप वापस रख के मेरे पैसे दे दें। तो जब कोई चीज किसी को वापस करके पैसे ले लें तो उसको बेचना ही कहते हैं ना।
ओके सर। तो 2 लाख रुपए आपने इतने के भेज दिए, तो बेनिफिट कितना हो गया? 34,400 रुपया। तो ये टोटली टैक्सेबल होंगी, लेकिन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाएंगी। ठीक है। At this, Mr. Creative had claimed a tax credit of 40,000 on this investment. The given figures included incidental expenditure. कहता पिछले साल उसने 40,000 रुपए का इस पे टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट किया था। अब देखिएगा, शेयर्स की शर्त ये होती है कि जिस जगह पर आपने परचेज किया है, आपने उसको क्या करना है, 2 साल तक नहीं बेचना। अब फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं 2022 की, उसने 2021 के 24 मंथ का था या 2 इयर्स का था? 24 मंथ का था। उसने साल के शुरू में खरीदे थे शेयर यहाँ पे। यहाँ पर उसने इस साल क्या किया, 40,000 का बेनिफिट ले लिया, टैक्स लायबिलिटी में से कम कर दिया, माइनस कर दिया। उसको चाहिए था कि ये शेयर यहाँ जाके बेचता 2023 में, तो इसकी रिवर्सल नहीं पड़नी थी इस अमाउंट की, लेकिन उसने इसको यहीं जाके डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो यहाँ 2 इम्पैक्ट आए, एक तो 34,000 इसका कैपिटल गेन आ गया, दूसरी यहाँ पर रिवर्सल पड़नी थी उसकी टैक्स लायबिलिटी में, हमने 40,000 ऐड भी करना है। क्यों? क्योंकि उसने इसको 24 माह तक होल्ड नहीं किया। ये कहाँ लिखा हुआ है? कानून में लिखा हुआ है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ये बात समझ आ गई? तो इस लाइन का डबल इम्पैक्ट आएगा, ये वाली जो लाइन है इसका डबल इम्पैक्ट आएगा। देखें, ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन एकदम से बड़ी हैवी एक्सरसाइज आ गई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है कि आप समझेंगे कि जी मेरे कॉन्सेप्ट सारे खराब हो गए। आपके कॉन्सेप्ट खराब नहीं हुए, एकदम से ही बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में आई हैं। अंडरस्टैंड? तो इसलिए इससे आपने घबराना नहीं है। डोनेशन ऑफ 50,000 वर पे टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा हमें। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आ गया, फ्रॉम सैलरी ये वाला आ गया। ठीक है, तो दोबारा इस क्वेश्चन का जरा ओवरव्यू लें। तो क्वेश्चन में क्या हुआ? सैलरी थी हमारे पास, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी, कैपिटल गेन था, और इसके अलावा कुछ नहीं था। कोई टैक्स क्रेडिट जो था वो डिडक्टेबल अलाउंस नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर और क्या क्या चीजें शामिल थी? इस क्वेश्चन में फुल टाइम टीचर नहीं था, इन्वेस्टमेंट इन शेयर थी, डोनेशन था हमारे पास, और यहाँ हमारे पास सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी मौजूद है। ठीक है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी है, और उसके बाद हमारे पास रिवर्सल भी हो रही है, और डिडक्टेबल हमारे पास विद होल्डिंग टैक्स भी है। ठीक है, टाइम कम है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 19.9 का। ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट ने करना है बजाते खुद अपने हाथ से। सॉल्यूशन ही देखना, सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन आपने खुद इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 तसल्ली के साथ करना है। मिस्टर क्रिएटिव नाम लिखा, टैक्स ईयर आपने लिख दिया, जो भी एग्जाम में लिखा होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। तो इसमें मैंने कहा कि आप एडिशनल यहां लिखा करें रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये भी साथ लिखा करें। लो जी, मेरे बेटे का दोस्त जो है ना वो भी जाग पड़ा। सैलरी, सबसे पहले हेडिंग दी आपने सैलरी की, बेसिक सैलरी देखें, वर्किंग लिखनी है यहाँ पर रुपीस। यूटिलिटी अलाउंसेस 15% ऑफ द बेसिक सैलरी, आप एग्जाम में ऐसे करें 15% ऑफ 3.6 मिलियन। फिर आप लिखें मेडिकल अलाउंस, उसमें भी आप ऐसे ही करें 12% ऑफ 3.6 मिलियन लेस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। इसको ब्रैकेट में लिखना है आपने, तो ये टैक्सेबल। अगर यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट होती तो ये टोटली टैक्सेबल हो जाता। अकोमोडेशन 45% ऑफ द बेसिक सैलरी, इसको भी आप एग्जाम में ऐसे ही लिखा करें 45% ऑफ 3.6 मिलियन।
उसके बाद आ गया जी कंपनी मेंटेन कार 5% ऑफ 1.6, ये ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई टैक्सेबल सैलरी। मैंने बताया बेटा कि वो जो घर, जिस घर में एम्प्लॉय रह रहा है ना, ये उस घर की उसने 120 नहीं दिया, उसने किसी और घर का दे दिया हुआ है, तो साथ वाले घर का दिया हुआ लिखे, उसने कहा कंपेरेबल हाउस जो है, हमें किसी घर का नहीं, हमें इसी घर का चाहिए था। अगर ये इसी घर की रेंट होता तो फिर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेता, ठीक है। फिर भी वैसे भी ये ज्यादा है, उससे भी ज्यादा ही आ रहा है। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की देखिएगा 50,000 इंटू 6 और 55,000 इंटू 6, ये आ गया हमारे पास। और इसमें अनएडजस्टेबल अमाउंट नहीं है, तो रिपेयर एक्सपेंसेस तो माइनस होने ही होने हैं ना। मैंने कहा एग्जाम में रिपेयर ना भी गिवन हो तो आपने फिर भी 1/5 ऑफ द चार्जेबल रेंट, आप इसको ऐसे लिखा करें 1/5 ऑफ 630,000। तो ये हमारे पास ये ब्रैकेट ऐसे लगानी है लाजमी एग्जाम में, ब्रैकेट लगा के ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई, कैपिटल गेन आ गया। सर ये रिपेयर की नहीं बोनस समझ आई, उसे दिया ही नहीं क्वेश्चन में। रिपेयर लेनी होती है बेटा, रिपेयर तो लेनी होती है। सर ये क्वेश्चन में अमाउंट एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अनएडजस्टेबल अमाउंट को मैंने इग्नोर क्यों किया है। बेटा मेरे करंट टेनेंट जो है, करंट टेनेंट ने नहीं दिया। जब तक अगर जो टेनेंट इस वक्त आपके पास मौजूद है साल के एंड के ऊपर, अगर उसके पैसे आपके पास हैं तो अनएडजस्टेबल अमाउंट आएगी। ये तो छोड़ के जा चुका हुआ है, 3 लाख रुपया आपने पिछले टेनेंट को दिया। अनएडजस्टेबल अमाउंट जिस साल लेंगे उस साल उसका 1/10 लेना है, जिस साल वापस करेंगे उस साल उसका 1/10 नहीं लेना। और अगर टेनेंट स्विच कर रहा है तो आपका जो करंट टेनेंट है उसकी अमाउंट लिखनी है, जो पिछला टेनेंट छोड़ के गया है उसकी अमाउंट को 10 पे डिवाइड करें, जितने साल वो आपके पास रहा मल्टीप्लाई करें, ये अमाउंट उसमें से माइनस कर दें, जो आंसर आएगा उसका आपने 1/10 एग्जाम में लेना है। अगर तो एक ही टेनेंट है तो 1/10 लेंगे, अगर टेनेंट छोड़ के जा रहा है तो फिर, और अगर नया टेनेंट है उसने आपको कोई पैसा नहीं दिया तो उसकी कोई अमाउंट नहीं लेनी। जी, डिस्पोजल ऑफ बोनस शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, ये 6000 शेयर थे 145 का, ये सेल प्राइस थी इसकी, मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताई। कॉस्ट ऑफ द बोनस शेयर कैसे करते हैं, एवरेज प्राइस लेते हैं, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई है कि 28,000 पे डिवाइड किया तो 100 पर शेयर आ, और ये आपने क्या किया माइनस। और चूंकि इसका होल्डिंग पीरियड जो है वो इसका 1 साल से ज्यादा है तो इसका क्या करेंगे 75%, यानी 270,000 इंटू 75% लेंगे। ये क्वेश्चन अपने हाथ मुबारक से करेंगे ना, मुबारक हाथों से, फिर ही आपको दिमाग में सही बैठेगा। ये डिस्पोजल ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स अंडर सेक्शन 37A 4000 का था, मैंने आपको ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं 4000 इंटू 58.6 माइनस 4000 इंटू 50। एक स्टूडेंट कहता सर मैंने कर भी लिया ये क्वेश्चन, माशाल्लाह बारकल्लाह फीक। देखें कुछ स्टूडेंट ने काम शुरू कर दिया हुआ है। ये आ गई जी टोटल इनकम। तो टोटल इनकम में क्या करना है, ज़कात माइनस करनी है, प्रॉफिट ऑन डेट माइनस करना है, लेकिन दोनों नहीं है, लेकिन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है ये वाली अमाउंट, दोबारा यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ये आ गई टैक्सेबल इनकम। ये माइनस क्यों करनी है, क्योंकि जी अब आगे आ जाए टैक्स के ऊपर। टैक्स आ गया हमारा, कौन सी डिडक्शन थी सर 50,000 की डोनेशन थी वो भी माइनस की। बेटा डोनेशन पे क्रेडिट मिलता है ना, माइनस नहीं होती डोनेशन। डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट मिलता है, डोनेशन माइनस नहीं होती, डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है डोनेशन। वो पिछले साल की आपके जहन में एंट्री होगी ना, पिछले साल होता था, अब नहीं है। अब डोनेशन हर तरह की डोनेशन जो उस पर क्रेडिट ही मिलना है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। तो अब आप लिखेंगे एग्जाम में, जैसे मैं कैलकुलेट करवाता हूँ 670,000
प्लस 22.5% ऑफ द अमाउंट 6.618 मिलियन जो भी है माइनस 5 मिलियन। ये पूरा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये वाला सॉरी, ये ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कैलकुलेशन इस पैटर्न पे करवाई हुई है, इस तरह से आप कैलकुलेट करें। टैक्स रिबेट ऑन डोनेशन, देखिएगा टैक्स ये वाला डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, टैक्स ये आ गया डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। तो डोनेशन क्या है, इसके 30% से कम है, तो यहाँ एग्जाम में लिख देंगे विदिन 30% लिमिट। तो ये क्रेडिट आ गया, माइनस कर दिया आपने, तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई। ठीक है। रिबेट ऑन म्यूचुअल फंड, अमाउंट एलिजिबल फॉर रिबेट एक्चुअल कॉस्ट, ये हमारे पास कितनी हमने इन्वेस्टमेंट की है इस दफा 11 लाख रुपए की, है ना। 11 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपके क्वेश्चन में मौजूद है। तो सेम फॉर्मूला देखें, यही रिपीट हो रहा है इधर, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। तो रूल क्या है, 20% और 2 मिलियन और एक्चुअल विच एवर इज लोअर। तो इसका 20% कितना है, 10,34,163 इंटू 0.2, तो 2206832 यही आ रहा है। नहीं सॉरी, मैं उसका टैक्स का ले गया हूँ, मैंने ये अमाउंट इनकम का लेनी थी, इसका 20% लेना था। ये फार्मूला ऐसे है ना, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, तो इसका 20% क्या बनता है, वो बनता है जी 13,23,700, और इन्वेस्टमेंट कितनी की है हमने 11 लाख रुपए की और 2 मिलियन, विच एवरेज लोअर, ये अमाउंट आ गई, इस फार्मूले में फीड कर दी, तो ये क्रेडिट हमें मिल गया इसके ऊपर, दिस वन। और पिछले साल हमने क्या किया था, 40,000 रुपए का बेनिफिट लिया था, तो वो हमने क्या करना है, इसमें अब ऐड कर देना है। ठीक है, ये अमाउंट आपने माइनस करनी है इसमें से, ये आप करेंगे एग्जाम में 171,879, ये माइनस करेंगे और ये वाली अमाउंट इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ गया अप्रूव्ड फंड, उसका भी वही सेम देखिएगा फार्मूला, यही सेम फार्मूला है, मल्टीप्लाइड बाय ये, और इसका रूल क्या था कि इसके 20% से ज्यादा ना हो, तो 20% में ही है। देखिए तीनों जगहों पर सेम फार्मूला इस्तेमाल हुआ, अप्रूव्ड पेंशन फंड में, डोनेशन में और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के अंदर, तीनों में सेम फार्मूला इस्तेमाल हुआ। आप इसकी तरतीब इसको पहले कर लें, इसको बाद कर लें, इसको जिस तरह से मर्जी कर लें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपने माइनस किया तो ये आ गया। अब जब आप माइनस करेंगे तो अब आ गई सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, इसमें लिखेंगे एग्जाम में ऐड सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, तो आ गया 10% ऑफ दिस। म्यूचुअल फंड का रेट 10% होता है ना, आपको पढ़ाया हुआ है। सिक्योरिटीज के 3 रेट्स हैं, नॉर्मल शेयर्स के 12.5%, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के 5% और 10% है म्यूचुअल फंड के। तो आपने उसका 10% इसमें ऐड कर दिया और एडवांस टैक्स माइनस किया, तो ये आ गया टैक्स पेबल विद रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, अब मैं आपको जरा रिवाइज करवाता हूँ क्वेश्चन का तरीकेकार क्या है। आपने जब क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करना है उसके बाद सोचना है कि इस क्वेश्चन में सैलरी गिवन थी, इस क्वेश्चन में कैपिटल गेन गिवन था, इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिवन थी, तीनों क्वेश्चंस के अंदर। इसमें यहाँ कैपिटल गेन में सेपरेट ब्लॉक की अमाउंट भी थी, तो आपने क्या करना है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को यहाँ से लेस कर दिया तो टैक्सेबल इनकम तक आ गए। उसके बाद आपने टैक्स कैलकुलेट किया, टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आपने देखा कि इसमें अप्रूव्ड पेंशन फंड था, क्रेडिट कैलकुलेट माइनस कर लिया,
इस क्वेश्चन में डोनेशन थी, उसका भी क्रेडिट माइनस कर दिया, सिंपल हो गया ना। इन्वेस्टमेंट इन शेयर थी, वो भी आपने माइनस कर दिया। ठीक है, करने के बाद आपको पता चला कि पिछ हमने एक डिफॉल्ट भी किया है, तो उसकी रिवर्सल डाल दी आपने। 40,000 पिछले साल माइनस किया था, इस साल ऐड कर दिया, और प्लस आपने इसमें ऐड कर दिया टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो आप आगे टैक्स लायबिलिटी तक, इसको कहते हैं टैक्स लायबिलिटी। इसमें से आपने क्या करना है, विद होल्डिंग टैक्स को माइनस करना है, तो इसको कहते हैं टैक्स पेएबल। तो मैंने कहा कि यहाँ सिर्फ एक वाहद ऐसी चीज है जो टैक्स को नेगेटिव में ले जा सकती है, वो ये वाला एडवांस टैक्स है, वो ये एडवांस टैक्स है। राइट, यहां तक आंसर आपका नेगेटिव में नहीं आ सकता, ये बात याद रखें। तो ये मैंने आपको, तो इस तरह से आप सोचा करें, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स क्रेडिट्स, विद होल्डिंग टैक्स। तो आप, मैं कहता हूं आप क्वेश्चन को इंसानों की तरह करें। कोई स्टूडेंट बहुत भी बेड़ा गर्क करेगा तो 50% मार्क्स फिर भी ले जाएगा क्वेश्चन के अंदर। अंडरस्टैंड? सर जी वो ये दो शेयर की क्वेश्चन समझ नहीं है, बाकी समझ आ गई जी। जो हमने लिया रिपेयर क्वेश्चन में उसका मतलब जिक्र नहीं है, लेकिन आपने लिया। हाँ, ये आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मैंने जब पढ़ाते हुए ये बात बताई थी कि आपने बिल्डिंग दी हो, रेंट आउट की हो, तो उसकी रिपेयर हमेशा 1/5 लेते। आपके पास बेटा 2 दिन है, बल्कि 3 दिन है, आज है सैटरडे, संडे और मंडे, 3 दिनों में कम। अच्छा, इसके साथ आप और क्वेश्चन करना चाहे तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन, बल्कि अब आप चैप्टर नंबर 10 पूरा कर सकते हैं, सिर्फ आप सीफैप के क्वेश्चन छोड़ देना अगर। बल्कि मैं आपको इसका बता ही देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपने आप अपनी किताब का क्वेश्चन नंबर सीफैप का अगर छोड़ दें तो मिस्टर खान वाला 7 क्वेश्चन कीजिएगा, 10.8 नहीं, वो भी सीफैप का है, लेकिन हो जाएगा ये आपसे। आपने 10.18 करना है इसके साथ। क्वेश्चन सुनने आपने करना है क्वेश्चन 2.1, ये जो मैंने आज कराया क्वेश्चन 10.9, और क्वेश्चन है आप 90 नहीं है, ये 9 है, और 10.18 ये पेज नंबर 192 पे है, ये आपका पेज 202 पे है, ये 192 पे है। ये 2.1 किस सेंड कर दीजिएगा जी? सेकंड लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। जी मैं कर देता हूँ, आप फौरन डाउनलोड कर लीजिएगा उसे। ओके सर, थैंक यू। ये 2.1 का पेज नंबर बारह जहां पर भी है ये कर लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, और उसकी जो निटी ग्रिटी हर चीज सोचनी है, इसको रट्टा लगा लें। यकीन करें, जो स्टूडेंट इन 3 क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरह याद कर लेगा ना करने के बाद, तो वो बड़ा खुश रहेगा जी इंशाल्लाह। ठीक है जी सर, ये अनएडजस्टेबल